और इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए ये प्रोग्राम है। Good morning. It's 9 o'clock and we're back with your favorite show, Business Morning, which is your daily stop for all the business news. Well, in the next 1 hour, we'll bring you all the updates from the stock markets, tell you the impact of global bosses on sentiment here at home, also get you expert advice on how to manage your portfolio. I'm Priyanka Agarwal Chaudhary and with me is Ajay Mishra. शुक्रिया। और जैसा कि आप जानते हैं आज वित्तीय वर्ष 2013-14 का अंतिम दिन है और कैसे आज बिहेव करेगा बाजार उसकी समीक्षा अगले 1 घंटे में करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि पूरे साल बाजार की चाल कैसी रही है और कहां आपको फायदा हुआ और कहां नुकसान, और अगले साल आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अपने खास मेहमानों के जरिए। And let's introduce our guests to you. In the Delhi studio, we have with us stock expert Kunal Saraugi. Thanks, Kunal, for joining us here on Business Morning. We will be talking to you about how we expect the markets to perform, not just today, but through the week. Also joining us from Mumbai is stock analyst Mr. Harshvardhan Rungta. Mr. Rungta, welcome to Business Morning. We'll come back to you and talk a little more about the stock markets in a short while. But first, the pre-market session, Ajay. प्री मार्केट सेशन जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रियंका, बिल्कुल पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है और जिस तरह से SGX निफ्टी आज पॉजिटिव खुला था और करीब 25 अंकों की बढ़त के साथ आप देख रहे हैं 6,764 के स्तर पर SGX निफ्टी, और वही रुख आज आपके प्री मार्केट सेशन में देखने को मिल रहा है। BSE और NSE दोनों ही इस वक्त बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से ऑल टाइम हाई, बार बार कहा जा रहा है कि हर पल हर दिन ऑल टाइम हाई बन रहा है। SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सिंगापुर एक्सचेंज पर ट्रेड होता है पूरा का पूरा एक्सचेंज 6,774 के स्तर पर 25 पॉइंट अप, और उसका असर आपको भारतीय बाजारों पर आज दिखता हुआ। आज शुरुआत पॉजिटिव ट्रेड के साथ, और देख लेते हैं एशियाई बाजारों क्या खुश हाल रहा है। हफ्ते के पहले दिन एशियाई बाजारों की शुरुआत भी अच्छी हुई है। जापान का बेंचमार्क इंडेक्स निकेई बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। हैंगसेंग में करीब 0.75% की बढ़त देखी गई। इसके अलावा स्ट्रेट टाइम्स और चीन के शंघाई कंपोजिट में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। तो सभी एशियाई बाजार इस वक्त आपकी स्क्रीन पर पॉजिटिव जोन में कारोबार कर रहे हैं। Also, let's get you an update on how the US stocks closed last Friday. And US stocks ended up on Friday, but off their session highs as late afternoon sell-off in the biotechnology sector weighed on the overall market. The Nasdaq Composite Index fell nearly 3% for the week, marking its worst week since October 2012. Markets were up following comments from China's Premier Li Keqiang indicating the country's government was ready to take steps to support its slowing economy. Dow Jones Industrial Average rose 0.36% to end at 16,323. The S&P 500 gained 0.46%, while the Nasdaq Composite added 0.11% to close at 4156. For the week, the Dow rose 0.1%, while the S&P 500 was up 0.5%, and the Nasdaq was down 2.8%. But the market's closing the day, that's Friday, in the green. और बाजार लगातार नई ऊंचाइयों की ओर चढ़ता जा रहा है। 22,423 का स्तर इस वक्त 80 अंक से ज्यादा। और अब बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जो आज बाजार पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं, अपना असर डाल सकते हैं। इकोनॉमी की धीमी रफ्तार और महंगे लोन की दोहरी मार से परेशान भारतीय उद्योग जगत चाहता है कि RBI अपनी आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती करे। वर्तमान के 8% के रेपो रेट में कमी की इंडस्ट्री की मांग फरवरी में होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन में आई नरमी के बाद जोर पकड़ने लगी। RBI 1 अप्रैल यानी कल 2014-15 के लिए अपनी पहली द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करने वाला है। पिछले महीने रिटेल इन्फ्लेशन रेट 25 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा और महंगाई पर कड़ी नजर रखेगा। सुप्रीम कोर्ट रिलायंस द्वारा गैस आपूर्ति के मामले में आज अपना फैसला दे सकता है। गौरतलब है कि रिलायंस की दूसरी कंपनियों के साथ गैस सप्लाई का करार आज खत्म हो रहा है। रिलायंस और पावर और फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए आज फैसले का बड़ा दिन है। इकोनॉमी की धीमी रफ्तार और महंगे लोन की दोहरी मार से परेशान भारतीय उद्योग जगत चाहता है कि RBI अपने आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती करे।
वर्तमान के 8% रेपो रेट में कमी की दृष्टि की मांग फरवरी में होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन में आई नरमी के बाद जोर पकड़ने लगी है। आरबीआई 1 अप्रैल को 2014-15 की पहली द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करने वाला है। पिछले महीने रिटेल इन्फ्लेशन रेट 25 महीनों के सबसे निचले स्तर 8.1 पर पहुंच गई। हालांकि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा और महंगाई पर कड़ी नजर रखेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सेबी अध्यादेश पर अपनी मोहर लगा दी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सेबी अध्यादेश को फिर जारी करने से शेयर बाजार नियामक की शक्तियां बढ़ेंगी और इसके परिचालन में संतुलन आएगा। इसके तहत भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी जांच एजेंसी या सेबी के अन्य अधिकारी को सेबी कानून के तहत तलाशी या जब्ती के लिए अधिकृत करें। इस तरह अधिकृत एजेंसी या अधिकारी पोंजी योजनाओं के खिलाफ भी कदम उठा सकते हैं। सोने में लगातार नरमी के बीच ज्वेलरी मार्केट में ग्राहकों की चहलकदमी बढ़ने लगी है। हालांकि बुलियन एक्सपर्ट खरीदारों और निवेशकों को इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि भारतीय बाजार में सोना पिछले अप्रैल-मई के स्तरों तक गिर सकता है। ज्वेलर्स का कहना है कि अगर सोना 25 से 26 हजार प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच जाता है तो पिछले साल की तरह बाजारों में खरीदारों का तांता लग सकता है। कई और बैंकों को गोल्ड इंपोर्ट की इजाजत मिलने के बाद सप्लाई की किल्लत से जूझ रहे बुलियन डीलर्स को राहत मिली है और वे रिटेल डिमांड पूरी करने को तैयार हैं। साल 2013 के दौरान देश में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 3% की कमी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2013 में कुल एफडीआई निवेश 22 अरब डॉलर रहा। ज्यादातर निवेश टेलीकॉम, ऑटो, फार्मा और कंस्ट्रक्शन में आया। वोटरों को लुभाने के इरादे से राजनीतिक दल सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बार पार्टियां 500 करोड़ रुपए तक का खर्च कर सकती हैं। डिजिटल मीडिया विशेषज्ञों के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे करीब 10 करोड़ लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफी सक्रिय हैं। और अब खबरों के लिए चलते हैं अपने संवाददाता आंचल गुलाटी गुम्बर के पास। आंचल, आज की सबसे बड़ी खबर, आज अंतिम दिन शायद फैसला आ सकता है रिलायंस पर, क्या कुछ उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आज के दिन के दौरान? जी बिल्कुल अजय और प्रियंका, आपको बिजनेस मॉर्निंग और हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी। जी हाँ, रिलायंस के लिए आज का दिन एक्शन पैक्ड रहेगा, बिल्कुल फिल्मों की तरह। उसका जो जीएसपी है यानी गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट है वो आज समाप्त होने वाला है। उसका करार बाकी कंपनियों के साथ समाप्त होने वाला है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि पहले भी खबरों में रहा है रिलायंस गैस प्राइसेस को लेकर। अब रिलायंस की तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो एक फॉरेन आर्बिटर चाहते थे जो इस का एक निष्पक्ष जांच करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो एक पैनल बनाएंगे, 3 जूरी मेंबर पैनल बनाएंगे जो गवर्नमेंट और रिलायंस के बीच में जो ये गैस को लेकर खींचातानी चल रही है उस पर फैसला जो है आने वाले दिन में किस तरह से रहता है और स्टॉक्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखा जाएगा। Achal, let's also talk about the RBI policy. India is screaming for a rate cut, expectations surrounding that, and do you think we're going to see movement in the interest rate sensitive stocks today that's going to be factored in? जी हाँ बिल्कुल, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कल आने वाली है उससे उद्योग जगत को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि वो दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ महंगे लोन्स की बात है और सभी को उम्मीद है रघुराम राजन से कि वो जो है वो पॉलिसी रेट में कट करेंगे क्योंकि सीपीआई के जो आंकड़े आए हैं, जो डब्ल्यूपीआई के जो आंकड़े आए हैं वो काफी संतोषजनक रहे हैं। जीडीपी जिस स्तर पर इस वक्त ग्रोथ कर रही है अगर उसको देखा जाए तो वो भी काफी संतोषजनक है। लेकिन अभी ये कहना काफी जल्दबाजी होगी कि क्या वो इंटरेस्ट रेट में कटौती करेंगे, क्या वो एक स्टेटस को मेंटेन करेंगे क्योंकि उनका सीधा जो अर्जुन की आंख है, जो एक मछली की आंख पर उनकी नजर है वो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जिससे कि आम जनता, आम कंज्यूमर जूझ रहा है और काफी परेशान है। और जो अर्जित पटेल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका जो रोड मैप है अगर उसको उस पर हम नजर डालें तो वो साफ तौर पर कहती है कि हमें सीपीआई को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन और ग्रोथ ये एक डिलेमा रहता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, दोनों एक साथ चलते हैं, दे आर बोथ पैरेलल। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो इंटरेस्ट रेट में कटौती करते हैं या बढ़ाते हैं। अगर बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है ईएमआई बढ़ेगी, अगर कट करते हैं तो वाकई में ये एक बहुत साई ऑफ रिलीफ होगा आम जनता के लिए। लेकिन ये सभी जो संभावनाएं हैं उनके बारे में पुख्ता तौर पर कल पता लग पाएगा। All right, Achal, we'll leave it there, but thanks so much for joining us and putting all that into perspective for us. Well, with that, we're going to slip into a quick break here, but when we come back, we'll get you on how the market's doing after the short break.
मुंबई चलते हैं इसी नोट पे और हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ हैं मुंबई बीएससी स्टूडियो से, जो खास तौर पे स्टूडियो हमने बीएससी के ही साथ मिलकर के ये बनाया है, वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है बाजार पे। नमस्कार हर्ष, आपको आवाज मिल रही मेरी? नमस्कार जी। हाँ जी, आज हर्ष जी, अभी जैसा कि कुणाल कह रहे थे कि अब तो ये 67 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 22,400 के ऊपर आपका सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल जो टेरिटरी है वो ऊपर ही जा रही है और अभी गिरावट के कोई नामो निशान दिख नहीं रहे हैं बाजार में। जी हाँ अजय, बट आई विल टेल यू कि अगर हम इसे एनालाइज करें स्टेटिस्टिक्स के साथ तो क्या अच्छा रहा है मार्केट के लिए इन द लास्ट 3 मंथ्स। अगर हम लास्ट क्वार्टर, ये जो फाइनल क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हम एनालाइज करते हैं तो लार्जली लिक्विडिटी ड्रिवन है, क्योंकि हमने देखा है कि एफआईआईज का करीबन 21,000 करोड़ खाली इस मार्च महीने में आया है। तो क्वार्टर का देखें नंबर्स तो ज्यादा होगा। हम अगर देखें तो रुपी, जो अच्छे अच्छे संकेत आए हैं वो है कि रुपी हैज ब्रीच्ड द 60 लेवल मार्क। फिर आपने देखा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है। आई मीन दैट इज व्हाट आरबीआई चाहती थी। तो हम ये देखेंगे कि 1 अप्रैल जो कल उनका मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, उसमें अगर रेट घटाने के संकेत तो कम आ रहे हैं, लेकिन स्टेटस को जरूर मेंटेन होगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर हम देखें जो कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न ये है कि आईआईपी नंबर्स अभी भी ठीक नहीं है। कोई भी इंडस्ट्रीज जो है वो इन्वेंट्री बढ़ा नहीं रही, क्योंकि एक वीक डिमांड अभी भी एंटिसिपेट कर रही है। आपको देखा जाएगा कि ये जो भी डिफरेंसेस गवर्नमेंट में आने वाले हैं, जो भी आप समझिए जो चेंजेस आएंगे, जिसके इकोनॉमी में जो अच्छी चीजें होंगी, वो बैलेंस शीट्स में कैस्केड होते होते इट विल टेक एटलीस्ट 1 ईयर। आप चेंजेस देखने लग जाएंगे, लेकिन उसका जो इफेक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे आएगा वो आएगा करीबन 1 साल लगने वाला है। सो कंसर्न्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है यस पॉजिटिव है, क्योंकि एक इलेक्शंस का जो संकेत दिख रहे हैं वो भी है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो पैरालिसिस में है अभी वो टर्न अराउंड होगा। सो ओवरऑल मार्केट के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉशन पॉइंट सिर्फ आईआईपी नंबर्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेके है। Okay, let's talk about Ajay. The market has opened and it's opened in the green, up close to 123 points in trade at 22,463, making a new high again in the opening session as well. So that's the opening data that we're getting you. Yes, so market opening in the green at 116 points up, 22,456. The Nifty also up 27 points at 6721. So that's the crucial level for the Nifty at 6,700, what our analysts were talking about. Let's talk more about that. Kunal, the market's touching new highs every day. Which are the sectors to really watch out for? And like we were saying about the monetary policy, what Mr. Rungta was saying, maintaining status quo, do you think that's been factored in? Let's move on and go to our guest in Mumbai as well. बिल्कुल हर्षवर्धन जी, खबरों पे थोड़ा सा नजर डालें तो आज एलएनटी को लेकर के खबरें आ रही हैं और खबरें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक फाइलिंग में एलएनटी ने बोला है कि उनको ऑर्डर्स मिले हैं करीब 1,000 करोड़ रुपए के, और दूसरी फाइलिंग में उन्होंने कहा है कि जो हजीरा प्लांट में जो स्ट्राइक की खबरें हैं उनका बहुत ज्यादा असर एलएनटी के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये दोनों ही खबरें मिलकर के इस वक्त बहुत ही सबड्यूड एक तरह से कारोबार इस वक्त एलएनटी में देखने को मिल रहा है। एक साल के लिहाज से देखें तो स्टॉक में आपको नुकसान हुआ है। एलएनटी में आप अगले साल को ध्यान में रखते हुए किस तरह की रणनीति अपनाना चाहेंगे? वेल अजय, एलएनटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। हम ये देखेंगे कि जो असर एलएनटी पे रियली आएगा वो आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ओपन अप होके, जो अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज नहीं मिलते हैं, बहुत सारे पॉलिसी पैरालिसिस हो रखे हैं, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एनविसाज किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो हम देखेंगे अगले 1 ईयर में, मुझे ये पॉजिटिव लग रहा है कि आप एलएनटी में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंट व्यू ले सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये शॉर्ट टर्म है और उनसे ये उभर आएंगे। जब ये होगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वापस जो उसमें इन्वेस्टमेंट्स आने लगेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश होगा, तब इसका फायदा एलएनटी को जरूर होने वाला है। तो एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 1 ईयर का टाइम होराइजन डेफिनेटली आप लेके एलएनटी में आप पोजीशन बना सकते हैं। ये तो हुई फंडामेंटल बात। कुणाल, चूंकि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, एलएनटी पे अगर आप केवल चार्ट के लिहाज से देखें कुणाल, तो 6 महीने में आपको दिख रहा है कि 61% का रिटर्न मिला, 1 महीने में 17% का रिटर्न मिला, लेकिन 1 साल में आपको 7% की गिरावट मिल रही है, मतलब नुकसान हो रहा है। तो अब इन स्तरों पर आपका चार्ट क्या कहता है? देखिए, चार्ट मजबूत हुआ है अजय, और हालांकि देखिए कैपिटल गुड्स ने बहुत वक्त तक पूरे बाजार को अंडर परफॉर्म किया, लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा से यहाँ पे एक रैली बनती हुई दिख रही है, और अगर बाजार को ऊपर जाना है तो कैपिटल गुड्स भी उसमें एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। मुझे लगता है बीएचईएल, एलएनटी दोनों ही काउंटर्स ऐसे हैं जिन पर आपको निवेशित रहना चाहिए। 1200 सवा 1200 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें और मौजूदा स्तरों पर निवेशित रहें, तो मुझे लगता है कि इस रैली में 1350 और बाद में 1400 के भाव भी आ सकते हैं।
Okay. Let's go back to Mr. Rungta and take his views on the auto sector and what are his favorite picks there. Mr. Rungta, your favorite picks in the auto space and not just the main auto, but auto parts and equipment as well. Well, I am not particularly very positive about the auto sector yet. I would like to wait for another quarter or a half year before taking a call on the auto sector, even the auto ancillaries. The reason being because, as we've already discussed, that interest rates are a major play when you decide onto auto companies. We've seen that inflation is actually taking the money out of individuals' hands, and they are not spending into expenses. They're not putting money into places which requires, which is discretionary in nature. So, automobile in that context would be more of a discretionary spend, and I would feel that individuals will wait till the time inflation comes down, the rates are dropped, and then we would probably be seeing some positiveness in the auto industry. But yes, if and when that happens, as we've heard that auto industry will be the first one to benefit. So I would still wait for about 3 months to 6 months before taking a call in the auto sector. And what about banking sector and banking stocks? Do you have any favorite picks there, looking at what really are the expectations tomorrow from the policy? Well, from the banking sector, in fact, I would look beyond the monetary policy. Monetary policy, yes, of course, is one factor, and I believe the anticipation of the status quo that is going to be maintained or the drop in interest rates, banks have already run up. Now, from a longer perspective, I would like to take a contrarian view on the public sector banks. I mean, you've seen that they have been, troubled with the NPAs, the rising NPAs, efficiencies of the branches. But, going further, opening up of the banking sector, new licenses coming in for private, industries, I would think there is some space, there is some possibility of consolidation and, growth over there in the public sector enterprises, which are trading below their book value. So I would take a call on probably an Allahabad Bank or an Andhra Bank or slightly better, say, Punjab National Bank. And in a part of it, I would definitely put into the private sector. So which could be HDFC Bank, Yes Bank or Axis Bank. So banking sector is something that I would like to take a contrarian view on the public sector enterprises and also at the same time park some bit in the more efficient parts, which are HDFC and all those names which I have just given you. ठीक है। अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही हर्षवर्धन, एसबीआई जो सबसे बड़ा बैंक है और पीएनबी जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक में, अगर उसमें चयन करना हो तो आप किसे बेहतर मानते हैं? पंजाब नेशनल बैंक से अभी खबर आ रही है कि उन्होंने टायर 2 और टायर 1 के तहत जो बासल नॉर्म्स में अभी ढील दी गई है उसके तहत 500 करोड़ रुपए वो उठाने जा रहे हैं और इस वजह से आपको स्टॉक में तेजी दिखाई देना शुरू हो चुका है इस वक्त। Yes, बैंक इज डेफिनेटली वन पिक दैट आई वुड टेक। आई मीन ये एक स्टेट बैंक ऑल्सो आप उसमें भी थोड़ा बहुत आप उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं क्योंकि आपने देखा है बेसल 3 के जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो डिले करके 1 साल और आगे बढ़ा दिया गया है। सो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। आप बैंकिंग में एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेके डेफिनेटली चलिए। बुक वैल्यू से अगर इवेल्युएट करते हैं तो उनकी जो इनएफिशिएंसीज है वो बुक वैल्यू में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही है। सो पंजाब नेशनल बैंक यस आप एक ऑप्शन ढूंढ के चल सकते हैं बिकॉज इट इज ऑन द हायर साइड। आई मीन हम बोल रहे हैं कि द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक है। आप स्टेट बैंक इज ऑल्सो सम बिट आप एक्सपोजर ले सकते हैं और ऑन द लोअर साइड इलाहाबाद बैंक, कर्नाटका बैंक, आई थिंक दीज आर समथिंग्स दैट थोड़ा स्टडी करके आप अगर पिक करें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उनमें आपको वैल्यूएशंस दिख सकती है। Okay, let's take a check on the markets, Ajay, and see how they're performing at this point in time before we continue our discussion. The Sensex up in trade close to 91 points at 22,431. The Nifty also up 22 points. रिलायंस में निवेश करने का एक अच्छा अवसर है, कुणाल मानते हैं। पूरे ऑयल एंड गैस पैक को आप किस तरह से देख रहे हैं और ओएनजीसी पर आपकी क्या राय? क्योंकि ओएनजीसी पे माना जा रहा है कि रिलायंस से ज्यादा असर पड़ेगा इन गैस कीमतों में जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद। जी हाँ अजय, रिलायंस में आप एक पोजीशन बिल्ड डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि जो गैस प्राइसिंग का इफेक्ट होगा वो जैसे आर्बिट्रेशन पैनल बैठता है हो सकता है कि थोड़ा रिवीजन हो, नॉट एज मच एज दे आर एक्सपेक्टिंग, लेकिन रिवीजन जरूर हो सकता है। सो थोड़ा बहुत आप एक्सपोजर डेफिनेटली रिलायंस से बना सकते हैं। जहां तक ओएनजीसी और वगैरह की बात है, इट विल ओनली टाइम विल टेल कि एग्जैक्टली उनका क्या असर नेगेटिवली कितना असर आने वाला है और वो पास ऑन कैसे करेंगे। सो आई थिंक आप रिलायंस में एक बार एक्सपोजर लेके ओएनजीसी होल्ड कर सकते हैं और एज एंड व्हेन जब डिसीजन आ जाए या उसका असर उसके बाद देख के गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहता है वो देख के आप ओएनजीसी में एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल रिलायंस में आप थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं। और अगर उसके साथ ही जुड़ा सवाल मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि जो पावर सेक्टर है
और जो फर्टिलाइजर सेक्टर है जिस पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा इस फैसले का, उसको आप कैसे प्ले आउट करेंगे या उन्हें भी टच नहीं करेंगे जब तक कि कोई फैसला क्लियरली नहीं आ जाता आपके सामने? देखिए, पावर सेक्टर एक अलग ही सिचुएशन में चल रहा है। उनका जो डिपेंडेंस ऑन द एनर्जी पार्ट है वो कोल से भी है। आप देखेंगे कि ये जो फ्यूल का जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, सो पावर सेक्टर एक अलग ही अपनी सिचुएशन में चल रहे हैं। उनके एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो पावर सेक्टर इनफैक्ट आई थिंक विल टेक मोर लॉन्गर टू टर्न अराउंड then what other refineries would probably be taking time. So power sector में अगर हम बोलें तो आप अगर 6 महीने से 8 महीने तक का भी वेट करेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि पावर सेक्टर लास्ट 2-3 इयर्स से भी कुछ परफॉर्मेंस टेक्निकली नहीं दिया है, इनफैक्ट नेगेटिव साइड पे रहा है। सो पावर सेक्टर विल बी अ मच लार्जर इम्पैक्टेड। सो मुझे लगता है कि पावर सेक्टर हम थोड़ा और वेट करेंगे ओवर एंड अबाउ अदर एनर्जी रिलेटेड कंपनीज। Okay. Let's also take a look at the IT space. We'll come back to Delhi first before going back to Mr. Rungta. Kunal, talking about IT. Let's go across to Mr. Rungta and talk about sector rotation that Kunal was talking about. Mr. Rungta, looking at that, which sectors do you think are going to be taking part in the next rally, and what about defensives like pharma? Yes, rupee is one of the concerns. Besides, the IT sector in India, particularly is export driven. So unless we see demand, or the economies overseas, especially the US, expanding the economies, if they do not expand and they keep contracting, then there is serious trouble for IT industry. Now, we've also been seeing that the IT industry is exploring other countries. I mean, there are other economies and so that they're not entirely dependent on the US. But going further, IT, yes, for the moment is going to be on a hold. I mean, I don't think that you should be taking too much exposure in the IT sector. They have their own set of problems. And rupee, I believe it's going to strengthen further. So this will create a problem for them. As far as pharma is concerned, pharma is again, it's given very good returns in the past. But the price controls that are going to be implemented, that is already started affecting the profitability of these companies. There are certain patents which are going to go, which are going to expire. So there is going to be some issues with relating to earnings over there as well. Now with FDA again trying to have very stringent norms on the qualities and all those things, I think iPharma is also something that you would want to hold for the moment and not take any much exposure. Wait and see how it unrolls over the next quarter or the 6 months, and then probably take some investment calls into it. I would not say that you would invest into a pharma sector with a view of only 6 months. When you invest, keep it at least for 1 year and 2 years. And then you will actually see the cycle turning around for them. So the investments in pharma are, pretty much beyond 1 year in time horizon. Okay, we'll come back to Mr. Rungta. First, we need to get an update on the bullion markets for our viewers, and after that, we'll continue our discussion and talk a little more about the stock. इक्विटी से फोकस करना चाहिए कमोडिटीज में, और कमोडिटीज में एक रुपए पर भी थोड़ा सा नजर डालें आज। हर्षवर्धन, आपने बोला कि शायद रुपया यहां से और मजबूत हो सकता है। कोई लेवल आपके हिसाब से आगे आने वाले दिनों में? 59.91 का स्तर हमने शुक्रवार को देखा। आज फॉरेक्स मार्केट बंद है, रुपए का लेवल वहीं का वहीं, लेकिन जब आप बोलते हैं कि मजबूत होगा तो ये कहां तक जा सकता है? वेल, आई थिंक 1 साल की पीरियड में अगर हम देखें तो अराउंड 5% मोर स्ट्रेंथनिंग आप देख सकते हैं। सो आई वुड बिलीव रफली अबाउट आपका 57 लेवल्स तक आप उसे 1 साल के पीरियड पे देख सकते हैं। अब ये होने के लिए आपके 3 महीने में भी हो सकता है, बट आई थिंक 57 का लेवल्स जो है वो आपको जल्द मिल जाएगा, मतलब इन अबाउट अ इयर्स टाइम। 57 का लेवल। और विदेशी निवेशकों द्वारा इक्विटी और डेट में जोरदार खरीदारी के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती जो है वो लगातार जारी है। यही वजह है कि शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 60 के नीचे पहुंच गया। ये बहुत ही क्रुशियल स्तर है। जुलाई 2013 के बाद से रुपए का सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि आरबीआई पिछले 1 हफ्ते से फॉरेन एक्सचेंज को बैलेंस करने के कई प्रयास कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल बैंक स्टेट रन बैंकों के माध्यम से डॉलर खरीद रहा था ताकि रुपए में तेज मजबूती को रोका जा सके। साथ ही आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी बढ़ा सके। तो आरबीआई इंटरवीन तो नहीं करता फॉरेक्स मार्केट में, लेकिन एक बैलेंस बनाने की जरूर कोशिश करता है, क्योंकि लिक्विडिटी एक बड़ा फैक्टर होगा जब कल आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा जारी होती है। और कल जब ये नीति आएगी, मौद्रिक नीति, तो ये स्पेशल होगी इसलिए क्योंकि ये पहली बाई मंथली नीति होगी और उसकी हम लगातार कवरेज इस कार्यक्रम में करते रहेंगे। और अगर आप सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं तो पूरे हफ्ते आप हमारी खास पेशकश फाइनेंशियल लिटरेसी देखना मत भूलिए। इस हफ्ते हम आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताएंगे जिनमें न केवल आपका निवेश सुरक्षित रहेगा बल्कि आप अच्छा रिटर्न भी हासिल कर पाएंगे। क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं संवाददाता शालू दुबे की इस रिपोर्ट।
Rungta's view and his picks for the retail investor. Mr. Rungta, your pick for the retail investor in the mid cap, maybe 5 stocks and some 3 or 4 stocks in the large cap space as well? From the large cap, it's going to be much more simpler because you know the more tracked, the more evaluated and analyzed. So I believe an investor, retail investor, should make a portfolio of about 60 to 70% into large cap, because that gives him that kind of stability, and in case the economy does not go around the way we are anticipating, then at least there is some kind of cushioning that he would have. And with respects to the mid cap, I think about a 30 to 40% exposure will give him that kind of that kick into the portfolio that will give an average return of the portfolio in double figures. So from an absolute retail investor point of view, I would suggest that build a mid cap portfolio with just not 4 or 5 stocks, but look at mutual funds. Probably you can get a portfolio of about 30 to 40 companies built in together, which are going to be researched by experts, which are fund managers. So a portfolio with in a mutual fund would probably make more sense for a retail investor, and his participation will be more diversified and not concentrated in just a few of them. हर्ष, आपने शो में पहले बोला कि आप पीएसयू बैंक्स पे कॉन्टेरियन व्यू लेना चाहते हैं। कोई और सेक्टर जिस पे आप कॉन्टेरियन व्यू लें, और ये कॉन्टेरियन व्यू होता क्या है और ये क्या वाकई काम करता है आज मतलब इस तरह के बाजार में? वेल अजय, यस, पीएसयू में हम कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना चाहते हैं। कॉन्ट्रेरियन व्यू ये है कि जब हम बाय एंड लार्ज हम देखते हैं सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एनपीए, हम पीएसयू की अगर बात करें तो एनपीए नंबर्स जो है, एनपीए जो परसेंटेजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक नेगेटिव है आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए या कोई भी बैंक की जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से एनपीए का नंबर बहुत ड्रेडफुल होता है। हम देख रहे हैं कि उनके जो मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं वो एफिशिएंसीज नहीं है उनमें, वो एक्चुअली ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका ब्रांच नेटवर्क है वो उसे पूरा कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो ये सब सारी न्यूज नेगेटिव हो रही है, लेकिन हम जब एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेते हैं वो ये है कि हम एक टर्न अराउंड फिर भी देख सकते हैं कि कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं, इकोनॉमी रिवाइव होती है, सो एनपीए शायद इतना बुरा नंबर नहीं रहे जितना आज की तारीख में है। सो ये एक मार्केट से कॉन्ट्रेरियन व्यू लेके जब आप चलते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप एक एक्स्ट्रा जो रिटर्न्स जो मार्केट से गेन करना चाहते हैं वो मिल सकता है आपको। दूसरा एक सेक्टर है जिसपे हम कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना चाहते हैं, वो एज ऑफ नाउ वो है एफएमसीजी। हमने देखा कि डिफेंसिव सेक्टर हो गया है, तो और जो रन अप ऑलरेडी आपने एफएमसीजी में देखा था वो शायद गोइंग फर्दर आपको साइक्लिकल स्टॉक्स में मिलेंगे। आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, आईटी हो गए, एनी सच कंपनीज जो फ्रंट लाइन में है, उनमें आप शायद रिटर्न्स अभी आगे जाते हुए हम देख रहे हैं। तो कॉन्ट्रेरियन व्यू रहेगा कि आप एफएमसीजी में फिर भी एक्सपोजर ले सकते हैं। उसका कारण ये है कि अभी जब हमने स्पेंडिंग हैबिट्स देख रहे हैं तो थोड़ी कर्टेल होती जा रही है। एफएमसीजी वन ऑफ द सेक्टर्स है जो डायरेक्टली रिलेट करता है स्पेंडिंग हैबिट्स से। सो जैसे अगर ये इकोनॉमिक टर्न अराउंड होती है, इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, एक इंडिविजुअल के पास थोड़े पैसे और बच जाएंगे, जो वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो हम ऑटोमोबाइल की बात किए थे, हम एफएमसीजी में जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जो प्रीमियम सेगमेंट कहलाता है, उसमें थोड़ी स्लो डाउन देखा गया है। सो ये सारी जो टर्न अराउंड होंगे, एफएमसीजी फिर से एक आपको मुझे एक थोड़ा स्टेबल पोर्टफोलियो लगेगा, और उसमें ग्रोथ एक कंटिन्यूस अगर हमने पास्ट में देखा है तो कंटिन्यूस उन्होंने एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। सो एक व्यू आप एफएमसीजी सेक्टर में भी ले सकते हैं। जी हर्ष, बिल्कुल यही लॉजिक जो आप एफएमसीजी में लगा रहे हैं वो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी फिट बैठता है। स्पेंडिंग बढ़ेगी, आपकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ज्यादा बढ़ेंगे। आज अगर सेंसेक्स करीब आधे फीसदी की बढ़त दिखा रहा है तो आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 3.5% बढ़ चुका है। आपने देखा इसमें वर्लपूल जैसी बड़ी कंपनियां हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में आपकी क्या पसंद है और किस तरह से आप इसको मतलब कौन से शेयर्स का चयन करेंगे इनमें आप इन स्तरों पर? वेल, वर्लपूल एक डेफिनेटली एक ऑप्शन है जो कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हैं। और यस, हम ये भी लेंगे कि जब स्पेंडिंग बढ़ती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, तो ये सेगमेंट भी एक थोड़ा बेनिफिट लेगा। लेकिन करंटली अगर हम देखें तो इन्वेंट्रीज बिल्ड नहीं कर रहे, it's not as per what levels they had even in the past. So but yes, Whirlpool एक एग्जाम्पल है जिसमें आप लेके डेफिनेटली उसमें एक्सपोजर लेके आप ये अगर इकोनॉमिक टर्न अराउंड, ये सब हम जो बना रहे हैं वो हाई बीटा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। सो आपको इसे थोड़ा ट्रैक करना होगा। अगर कुछ भी नेगेटिव आता है, गवर्नमेंट हम एक स्टेबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन देख रहे हैं, अगर नहीं होती है तो ये सारी चीज रिवर्स होंगी। तो आपको वो चीज को ध्यान रखते हुए आपको थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करके डिसीजन लेना होगा। अब बाय इन द मिड ऑफ मई, जब 16 मई को जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, उस समय एक बहुत बड़ा एक चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, मुंबई स्टूडियो से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। उम्मीद है कि हम आपसे आगे भी इसी तरह से बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और एराइज इंडिया दिल्ली स्थित इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली एक कंपनी है। 1995 में शुरू इस कंपनी ने बहुत ही कम वक्त में बड़ी सफलता हासिल की है। पेश है हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल की एराइज इंडिया के एमडी अविनाश जैन से कंपनी की सफलता और इससे तमाम पहलुओं पर ये बात।